नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा विषय है सोयाबीन बीज निष्कर्षण। सोयाबीन के बीज का खोल नाजुक होता है, इसलिए आपको इसे संभालते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। सबसे पहले सही बीज का चुनाव करें। आनुवांशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी वह अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कंपनी, प्रतिष्ठित कंपनी, जिस कंपनी के साथ आपका अच्छा अनुभव है उसी कंपनी के बीज का चयन करें, जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि हुई हो। ऐसे ही कंपनी का बीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप में से अधिकांश किसानों ने बूस्टर के बीजों का अनुभव किया है, इसलिए आप सबसे अच्छा बीज चुनें, सही बीज चुनें। एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित कंपनी का बीजों का चयन करें। यदि संभव हो तो बुआई से पहले अंकुरण शक्ति की जांच करें। कवच या बाह्य आवरण वैसे तो नाजुक होता है, वह गिरने से या धक्का लगने से उसकी अंकुरण शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। घर पर ही हम अंकुरण शक्ति की जांच कर सकते हैं। कुछ किसान भाई गमलों में ही बीज डाल देते हैं, कोई मिट्टी को गीला करके उसमें बीज डालता है। ऐसा ना करें। अंकुरण शक्ति का परीक्षण करना चाहते हो तो आप घर पर ही वैज्ञानिक रूप से एक बोरे को 1-1 फुट के 2 टुकड़ों में विभाजित करें और वह बोरी को गीला करें। उस पर 10 बीजों की 10 पंक्तियाँ समान दूरी पर रखें तो वे 100 बीज होंगे। इसके ऊपर दूसरा टुकड़ा रख दें और फिर उसे धीरे से रोल करें। उसे 2-3 जगह बांध दें और इसे सीधा रखें। यानी आपने इस तरह एक गोल बनाया है और इस पर एक बीज लगाया है, और अगर आप एक राउंड बनाते हो तो यह राउंड होने के बाद इसे पूरी तरह से पैक करें। इसे 2 जगहों पर सुतली से बांधें और सीधा रखें। ठंडी जगह पर सीधा रखें और सुबह और शाम उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए। उसे सूखने ना दें और ज़्यादा गीला भी ना करें। इसे क्षैतिज रूप में ना रखें। यदि क्षैतिज रखा जाए तो यह अधिक मात्रा में जल धारण करता है, और यदि खड़ा रखें तो अतिरिक्त पानी रिस जाता है। इसीलिए इस पर सुबह शाम थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए। उसकी नमी स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा आप 6 दिन तक करें और 7वें दिन उसमें कितने बीज का अंकुरण हुआ है यह देखें। अंकुरित होने के बाद उसमें से कौन सा बीज अच्छा है यह देखने के लिए जो बीज कवकग्रस्त है वह आपके काम का नहीं है। जिनकी जड़ें बड़ी है लेकिन जड़ें अधूरी है या कम बड़ी है, जिनकी जड़ें असामान्य बनी हुई है, वे बीज आपके किसी भी काम का नहीं है। बीजों को उपयुक्त तभी माना जाता है जब उनमें अंकुरण हुआ हो। जड़ और तना यानी रूट एंड शूट वह सशक्त और अच्छी से विकसित हुए हो तो वह बीज अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो अंकुरण शक्ति की जांच करें। बीजों को सूखी जगह पर स्टोर करें, ज़्यादा गर्म या गीली जगह पर न रखें। यदि आप बीजों को सूखी जगह पर या नम जगह पर या गर्मी वाले जगह पर, जैसे घर में खिड़कियां को बंद करके या गोदाम में रखते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा तापमान और हवा के आवागमन न होने के कारण समस्या पैदा हो सकती है। जहाँ बीज रखे जाते हैं वहाँ थोड़ी सी हवा चलनी चाहिए, दरवाजे और खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। खरीदी से लेकर बुआई तक बीज को गिरने ना दे, उसे धक्का लगने ना दे। परिवहन में सावधानी बरतें। कई किसान भाई उस ऑटो वाले को ही बीज लाने को कहते हैं। वो बीज लाता है, उस पर खाद डाल देता है, या फिर दुकान में का और या गोदाम में का कुली वह बीज लाता है, उसे ऑटो में रखता है या ट्रैक्टर में रखता है, तो उस पर वो बोरे को पटकता है या उस पर खाद डाल देता है। एक बार पटकने से आप एक मान लीजिए कि जर्मिनेशन में 2 से 5% की कमी हो ही गई है, और बढ़ा हुआ तापमान और उसमें भी अगर पटकाया जाए और उस पर भारी वस्तु रख दी जाए तो आपके अंकुरण शक्ति निश्चित रूप से कम हो ही जाएंगी। बीजों का भंडारण करते समय बीज पर उर्वरक या भारी वस्तु न रखें। बीज बोने से पहले थैले में रखे थायरम को बीजों को अवश्य लगाएं। यह महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं तो वह जब अपना बैग का सील तोड़ते हैं उसमें रखा थायरम का पाउडर या पाउच फेंक देते हैं और बीज बोते हैं।
तो यह थायरम किस लिए है? थायरम एक कवकनाशी है। इनमें से कुछ रोगों को नियंत्रित करने के लिए थायरम के बीज का उपचार आवश्यक है, जो बीज द्वारा फैलता है। कई किसान भाई उसे लगाते नहीं हैं, इसलिए कुछ कंपनियों ने इस मौके का फ़ायदा उठा के फर्जी थायरम देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन बूस्टर सीड्स के साथ आने वाला थायरम नंबर 1 है। आप अंतर देख सकते हैं। बूस्टर का थायरम ले और दूसरी कंपनी का थायरम ले, यदि आप इसे थोड़ा सा छूते हैं या दूर से ही सूंघते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि बूस्टर का थायरम 100% अच्छी गुणवत्ता वाला है। क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मेरे किसान हैं वह बीजों को थायरम ज़रूर लगाएंगे। वह बीज द्वारा फैलने वाली कुछ बीमारियों को रोकने के लिए है। तो आप थायरम लगाएं, बेशक बूस्टर का ही थायरम लगाएं। यदि आपको दूसरे थायरम के बारे में संदेह है या यदि आपके पास घर का बीज है तो आप बीज लगाने के लिए बाज़ार से एक कवकनाशी जो विटावैक्स के नाम से मिलता है वह आप ले सकते हो। बीज संस्करण के लिए 2.5 से 3 ग्राम विटावैक्स प्रति किलो आप लगा सकते हो। उसके बाद किस्मों की सिफारिश के अनुसार प्रति एकड़ बीज बोए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 2 पंक्तियों के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। जहाँ शाखाओं वाले प्रजातियाँ हो, सीधे बढ़ने वाली किस्मों में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी कम हुई तो भी चल जाएगा। सिफारिश की गई 75 से 100 मिलीमीटर की वर्षा के बाद ही बुवाई करें। कई किसान भाई रोटावेटर का उपयोग करते हैं। 4 इंच की ज़मीन फ्री होती है और गहराई में कड़कपन रहता है। 20-25 मिलीमीटर बारिश होने पर भी रोटावेटर की गई ज़मीन से पानी बहता है। आपको लगता है कि बहुत बारिश हुई है, लेकिन ज़मीन ठंडी न होने के कारण वह कड़क रहती है। इसीलिए 75 से 100 मिलीमीटर बारिश होने के बाद मिट्टी अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद ही बुवाई करें। 2 साल पहले जो बुवाई फेल हो चुकी थी, अंकुरण शक्ति जो कम हो गई थी, कुछ प्रमाण में बीज दोष होगा भी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ज़मीन ठंडी नहीं होने के कारण बीज आधे प्रमाण में ही गीले ज़मीन में चला गया और नीचे से भाप आ गई। नीचे से गर्मी और ऊपर से ठंडा। इस वजह से बीजों का अंकुरण खराब हो गया। तो अच्छी बारिश कब मानी जाती है? अच्छी बारिश तभी मानी जाती है जब 75 से 100 मिलीमीटर की बारिश हो और ज़मीन अच्छी तरह से ठंडी हो। उसके बाद ही बुवाई सिफारिश की जाती है। इसके बाद 3 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी बुवाई ना करें। कई किसानों को गहरी बुवाई करने की आदत होती है। सोयाबीन का कवच या बाह्य आवरण नाजुक होता है, इस पर ज़्यादा मिट्टी न गिरने दें, इसलिए बुवाई 3 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर की बुवाई प्रशिक्षित एवं अनुभवी चालक द्वारा ही की जानी चाहिए। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक साथ ही बुवाई करने का समय आता है, उस वजह से ट्रैक्टर चालक की मांग बढ़ जाती है। इसमें भी अगर मालिक ड्राइवर न हो तो ड्राइवर ही मालक बन जाता है और फिर वह देर रात तक बीज बोता है। ऐसे में बीज कितने गहराई तक गए हैं, अच्छे से गिरे हैं कि नहीं, यह हम नहीं जांचते। इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात बुवाई है। इसलिए बुवाई सही समय पर, सही गहराई पर, सही मात्रा में, उचित दूरी के साथ ही की जानी चाहिए। अच्छी तरह से जल निकास न होने वाली भूमि में बुवाई ना करें। बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले भारी बारिश के बाद बीज भूमि में दब जाते हैं। आपने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन बुआई और भारी बारिश के बाद अगर बारिश होती है तो बीज दब जाता है और अंकुरण शक्ति कम हो जाती है। ऐसे समय में बीजों को दोष न दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट का कारण अब
तना कीड़ और चक्रभुंगा है और इसके बारे में ज़्यादातर किसान भाइयों ने जानकारी भी ले चुके हैं। इस साल गर्मी ज़्यादा है, सोयाबीन भी पीला पड़ चुका है, कई जगह फल की धारणा भी नहीं हुई है। इस वजह से तना कीड़ और चक्रभुंगा का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। आप एक पेड़ उखाड़ के देखें या 10 पेड़ के तने को देखें तो उसमें आप तना कीड़ या चक्रभुंगा जैसे कीड़ आपको देखने को मिलेंगे और यह प्रभाव इस साल भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि कई किसान भाइयों ने गर्मी के दिनों में ही सोयाबीन का उत्पादन लिया है, रब्बी में भी इसका उत्पादन लिया है। इसलिए इस कीट के नियंत्रण के लिए बीजोपचार बहुत ज़रूरी है और बीज बोने से पहले आप कवकनाशी थायरम के बाद प्रति किलो 4 मिली रिहांश अवश्य लगाएं। अभी आप मई महीने में रिहांश को खरीद कर रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिहांश में थायोमिथाक्सैम FSC कीटनाशक है। एक वजह यह भी है कि रिहांश जो हमने स्पेशली बीजोपचार के लिए बनाया है, बीजोपचार में गाढ़ापन आवश्यक रहता है, यह रिहांश में है। इसमें चिपचिपाहट ज़्यादा है, इसलिए बीज उपचार के लिए आप बिना किसी अन्य थायोमिथाक्सैम या अन्य कीटनाशक का उपयोग न कर रिहांश को ही चुनें। यह एक उत्कृष्ट कीटनाशक है। प्रारंभ में आने वाली रस शोषक कीड़, इससे हमें होने वाली वृद्धि का कारण रिहांश ही है और तना कीड़ जिसका प्रभाव हमें 15 दिनों के बाद देखने को मिलता है, वह जिस भी बीजों को रिहांश लगा हुआ होगा उसमें तना कीड़ से संरक्षण मिलता है। इसमें यह महत्वपूर्ण बातें हैं। सोयाबीन के बीज को हाथ में लेते वक्त या उसे हैंडलिंग करते समय या बुआई से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सभी बातें मैंने आपको बताई। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना चाहिए। धन्यवाद।